आज के लेक्चर का टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का प्रारंभिक जीवन अगर हम देखें तो इतिहासकार हेज के शब्दों में 1799 से 1814 तक का यूरोप का इतिहास फ्रांस का इतिहास है और इस काल का फ्रांसीसी इतिहास नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप में एक निर्धर वकील कार्ल बोनापार्ट के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम था लेटिजिया, जो काफ़ी सुंदर और कठिन परिश्रमी महिला थी। नेपोलियन के 4 भाई 3 बहनें थीं। 10 वर्ष की आयु में नेपोलियन को विद्याभ्यास के लिए फ्रांस भेज दिया गया। वहाँ शुरू में उसने शैम्पेन क्षेत्र के ब्रियन के सैनिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। 1784 ईस्वी में अक्टूबर में वह पेरिस के सैनिक स्कूल में गया। अगले साल वह सेना में लेफ्टिनेंट बना दिया गया और उसे वैलेंस शहर में नियुक्त किया गया। 1786 सितंबर से 1788 ईस्वी जून तक वह कोर्सिका में छुट्टी पर रहा। इसके बाद वह 1789 के सितंबर तक अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ ऑक्सोन नगर में रहा। उसके बाद 1791 में फरवरी तक वह पुनः अपनी मातृभूमि कोर्सिका चला गया और कोर्सिका में रहते हुए उसने स्थानीय दलगत राजनीति में सक्रिय भाग लिया। वह क्रांति समर्थक एक दल का नेता बन गया और 1791 फरवरी जून तक वह पुनः ऑक्सोन में और कुछ दिन वैलेंस में शहर में रहा और 1792 में वह पुनः कोर्सिका चला गया। 1793 ईस्वी की 16 सितंबर को उसने तुर्लो के घेरे के समय सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व किया। इन दिनों तुलो नगर में प्रतिक्रियावादी उपद्रव उठ खड़े हुए थे। राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन भी इसी नगर में हो रहा था। उत्तेजित भीड़ ने महासभा के सभा स्थल को घेर लिया। तब नेपोलियन ने अपनी योग्यता व दिलेरी से उत्तेजित भीड़ को नियंत्रित कर महासभा के सदस्यों को मृत्यु के मुख से बचा लिया। इससे रॉब्सपियर उसे काफी प्रसन्न और 1794 ईस्वी अप्रैल में वह आर्टिलरी का जनरल प्रधान तोपची नियुक्त किया गया। रॉब्सपियर के पतन के बाद उससे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 20 अगस्त को उससे छोड़ दिया गया। पुनः पुराने यह पद पर उसे नियुक्त किया गया। 1795 ईस्वी के मई मास में उससे बैंडी के अभियान में भेजे जाने के आदेश हुए। वह नहीं गया और पेरिस में ही जमे रहा। इस वर्ष कन्वेंशन के भंग हो जाने के बाद जिन 5 सदस्यों का संचालक मंडल यानी कि डायरेक्टरी जो बना था, उसने नेपोलियन ने अच्छी मित्रता कर ली। उनसे अच्छी मित्रता होने के पश्चात ही उसने 5 अक्टूबर को राजतंत्र के समर्थकों का विद्रोह उठ खड़ा हुआ और इस विद्रोह को दबाने में नेपोलियन ने अपनी असली योग्यता का परिचय दिया। परिणाम ये रहा कि आंतरिक सेना की कमान जनरल ऑफ द इंटीरियर मिला। सेनापति बरास के माध्यम से उससे जोसेफाइन बोहरानेंस जैसी पत्नी भी मिल गई और नेपोलियन की उन्नति में उसकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ था। वह एक और प्रभावशाली महिला थी और सरकारी पदों पर काम करने वाले बहुत से लोग उसके मित्र तथा शुभचिंतक थे। नेपोलियन की योग्यता से प्रभावित होकर युद्ध मंत्री कार्नो ने उसे इटली अभियान का प्रधान सेनापति नियुक्त किया था। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 2 महत्वपूर्ण अभियान किए गए, एक इटली का अभियान और उसके पश्चात उसने अभियान किया था मिस्र का। उसके पश्चात शुरू हुआ सत्ता को हस्तगत करने का षड्यंत्र। डायरेक्टरी को काम करते हुए 4 वर्ष हो गए थे और इस समय वह बदनाम हो चुकी थी। अप्रियता की चरम सीमा छू चुकी थी और जनता उसकी भ्रष्टता, अयोग्यता एवं असफलता से ऊब चुकी थी और शासन में परिवर्तन चाहती थी। डायरेक्टरी की अयोग्यता के कारण ही फ्रांस के विरुद्ध पुनः एक नया गुट तैयार हो गया, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस सम्मिलित थे और इस गुट को काफी सफलता मिली और फ्रांसीसी फौजों को जर्मनी के बाहर राइन के किनारे तक खदेड़ दिया गया था। ऐसी स्थिति में नेपोलियन ने सत्ता हस्तगत करने के लिए अपना जाल फैलाया और उसने उन नेताओं से संपर्क कायम किया जो किसी न किसी वजह से मौजूदा संविधान में संशोधन चाहते थे। ऐसे लोगों में आबिद साइस और बरास मुख्य थे। ये दोनों डायरेक्टरी के सदस्य भी थे। नेपोलियन, साइस और बरास ने योजना बनाई कि किसी न किसी प्रकार से संचालकों को त्यागपत्र देने के लिए विवश किया जाए। तब दोनों विधानमंडलों को विवश होकर संविधान में संशोधन करने के लिए एक समिति बनानी पड़ी और साइस और नेपोलियन इस समिति के घुसने में कामयाब रहे।
फिर जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी उसी के अनुसार काम किया जाएगा। नेपोलियन के भाग्यवश 500 के विधानमंडल का अध्यक्ष उसी का भाई लुसियन बोनापार्ट था। योजना को तुरंत अमल में लाया गया। साइस, बरास और ड्यूकोस तीनों ने डायरेक्टरी की सदस्यता से त्यागपत्र दिया। जिन शेष 2 सदस्यों ने त्यागपत्र नहीं दिया था उन्हें नजरबंद कर दिया गया। 9 नवंबर 1799 को सेंट क्लाउड नामक स्थान पर दोनों विधानमंडलों का अधिवेशन शुरू हुआ। नेपोलियन ने दोनों सदनों को संबोधित किया, परंतु उसके भाषण का कोई प्रभाव पैदा नहीं हुआ। 500 की परिषद में तो उस पर तड़ातड़ घूसे पड़े और धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया, किंतु लुसियन ने नाटकीय ढंग से स्थिति को संभाला। उसके आदेश से सैनिकों ने सभागृह में प्रवेश कर संशोधन विरोधी सदस्यों को सभा भवन से भगा दिया। बहुत से तो अपने आप भाग गए। सायकाल होते होते पुनः दोनों सदनों की बैठक हुई, जिसमें एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। संचालक मंडल को समाप्त किया गया और उसके स्थान पर 3 काउंसिल नियुक्त किए गए। सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट, आबे साइस और ड्यूकोस। कुछ समितियां भी गठित हुई। उनका मुख्य कार्य था काउंसिलों को नया संविधान बनाने में सहयोग देना और उसी के साथ ही सत्ता हस्तगत करने की योजना पूरी हो गई। 11 नवंबर को नेपोलियन पेरिस लौटा और पेरिस और पूरे फ्रांस ने बिना किसी विरोध के इस परिवर्तन को स्वीकार लिया। वस्तु स्थिति यह थी कि क्रांति की शुरुआत से लेकर अब तक पूरे 10 साल से जनता शांति और अनुशासन के लिए तरस चुकी थी। अशांतियों, गड़बड़ियों और रक्तपात से लोग उब चुके थे और 10 वर्षों में न तो यातायात के लिए अच्छी सड़कों का निर्माण हो पाया था और न ही पुरानी सड़कों का मरम्मत। मार्ग भी सुरक्षित न रहे थे और आए दिन राहगीरों को तथा डकैतियों के समाचार सुनने को मिल रहे थे। स्कूलों में शिक्षक नहीं, चिकित्सालय में औषधियां नहीं, चिकित्सक का अभाव था। संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। लोग ये धारणा घर कर चुकी थी कि कोई शक्तिशाली सेनानायक ही देश का उद्धार कर सकेगा। अतः जब नेपोलियन को प्रथम काउंसिल नियुक्त किया गया तो जनता ने उसका किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया। कौंसल शासन व्यवस्था और सुधारों का दौर हम देखें नेक्स्ट, तो कौंसल शासन के सामने अनेक समस्याएं, परंतु कुछ काम ऐसे जिनकी तरफ तुरंत ध्यान देना आवश्यक। एक नया संविधान, आंतरिक शांति व्यवस्था में सुधार और फ्रांस के शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध को जारी रखना, शत्रु संघ को छिन्न भिन्न करना। सबसे पहला काम था संविधान का निर्माण। नेपोलियन ने सत्ता हस्तगत करने के बाद 1 माह के भीतर ही नया संविधान बनाकर लागू करवा दिया। क्रांति के बाद ये चौथा संविधान था। इसके निर्माण में नेपोलियन का सर्वाधिक योगदान। संविधान का निर्माण इस ढंग से किया गया कि शासन के सर्वोच्च अधिकार नेपोलियन के हस्तगत रहे। कार्यपालिका शक्ति 3 काउंसिलों को सौंप दी गई। काउंसिलों की कार्य अवधि 10 साल तय की गई। काउंसिलों का निर्वाचन सीनेट नामक संस्था को सौंपा गया, परंतु शुरू के तीनों काउंसिल का नाम पहले से ही संविधान में रख दिया गया था। नेपोलियन प्रथम काउंसिल, कैम्बेसरी द्वितीय काउंसिल और लिब्रेन तृतीय काउंसिल। राज्य की अधिकांश शक्तियां प्रथम काउंसिल में निहित कर दी गई। नए संविधान में 4 संस्थाओं की व्यवस्था, राज्य परिषद, ट्यूबनेट, व्यवस्थापिका और सेनेट। राज्य परिषद का काम विधेयकों का प्रारूप तैयार करना। ट्यूबनेट उन विधेयकों पर वाद विवाद कर सकती थी, परंतु उसे वोट देने का अधिकार न था। व्यवस्थापिका में 300 सदस्यों का प्रावधान। व्यवस्थापिका अपने सम्मुख रखे जाने वाले विधेयकों पर वोट दे सकती थी, परंतु उस विधेयकों पर विवाद करने का अधिकार नहीं। गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर व्यवस्थापिका वोट देती थी। सेनेट को संविधान की रक्षा का दायित्व सौंपा गया। इसके अलावा सेनेट काउंसिल ट्यूबनेट के सदस्यों तथा व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को भी चुनती थी, किंतु इस काम को वह पूरी तरह से स्वतंत्र न थी। इस संविधान में भी फ्रांस के नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया, परंतु वह मात्र ढोंग था और उसका एकमात्र उद्देश्य जन प्रभुत्व के ढकोसलों को जीवित रखना था, अन्यथा जनता का प्रभुत्व समाप्त हो चुका था। नेपोलियन फ्रांस का प्रभु बन चुका था। उसने अपने सुधारों के द्वारा अपने आप को इस योग्य भी प्रमाणित कर दिखाया था। व्यवस्था की स्थापना। पिछले कई वर्षों से क्रांति और विदेशी युद्धों के परिणाम स्वरूप फ्रांस की राष्ट्रीय जीवन अस्त व्यस्त, देश में शांति सुव्यवस्था का अभाव, पुरानी व्यवस्था का अंत हो गया था, परंतु उसके स्थान पर नई व्यवस्था भली भांति स्थापित अभी नहीं हो पाई थी। नेपोलियन का प्रथम कार्य संस्थाओं का नवीन संगठन और सामाजिक जीवन का पुनर्गठन था।
उसके लिए नेपोलियन ने क्रांति की भावना एवं सिद्धांतों का उपयोग किया। उसके सुधारों का ध्येय सामाजिक समानता स्थापित करना था। इस दृष्टि से उसने पुराने मतभेदों, दलबंदी और झगड़ों को भुलाकर सभी को समान स्थान दिया। किंतु जो लोग उसकी इस नीति से संतुष्ट न हुए, उनको उसने कठोरता एवं निर्दयता के साथ कुचल दिया। वह न तो जैकोबिन था और न राजतंत्र का समर्थक। उसके लिए इतना ही काफी था कि लोग फ्रांस में रहते हुए और आकर बसना चाहते हैं। वे मौजूदा शासन व्यवस्था के प्रति वफादार रहे। उसने सरकारी पदों के द्वारा सभी के लिए समान शर्तों पर खोल दिए। भगोड़ों तथा विद्रोही पादरियों के विरुद्ध जो कानून पास किए गए थे, उन्हें काफी नरम बना दिया गया। क्रांति के समय फ्रांस छोड़कर भागने वाले कुलीनों और सामंतों को फिर से फ्रांस में बसने के लिए आमंत्रित किया गया। पादरियों से सिर्फ राजभक्ति की वचन देने का कहा गया। उसने कैथोलिक पूजा की छूट भी दे दी। इस प्रकार नेपोलियन ने फ्रांस की जनता को खुश करने के लिए चतुरता एवं दूरदर्शिता का सहारा लिया था। प्रशासनिक सुधार। नेपोलियन के शासन व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। राष्ट्रीय महासभा ने क्रांति की भावना में बहते हुए संपूर्ण फ्रांस को भिन्न भिन्न डिपार्टमेंटों में विभाजित कर दिया था तथा प्रत्येक डिपार्टमेंट का अधिकारी वहां की जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता था। डायरेक्टरी के शासनकाल में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया और सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी। नेपोलियन ने इसे ठोस रूप दिया और उसने संपूर्ण फ्रांस को विभागों में बांटा। प्रत्येक विभाग का एक अधिकारी होता था जो प्रीफेक्ट कहलाता था। जिलों को उपविभागों अरेंजमेंट में बांटा गया, जिसका अधिकारी होता था उप प्रीफेक्ट। प्रत्येक नगर अथवा कम्यून का प्रमुख मेयर। नेपोलियन ने अधिकांश विभागों पर अपने सैनिकों अधिकारियों को नियुक्त किया। ये सैनिक अधिकारी सिर्फ नेपोलियन के प्रति उत्तरदायी। स्थानीय प्रशासन पर नेपोलियन का पूरा अधिकार। स्थानीय नागरिक अपने स्थानीय मामलों का प्रबंध करने की सुविधा एवं स्वतंत्रता से वंचित। राष्ट्रीय तथा स्थानीय शासन के सभी सूत्र पेरिस में केंद्रित। देश की व्यवस्था और शांति की स्थापना के लिए परम आवश्यक थे। आर्थिक सुधारों को हम देखें तो फ्रांस की आर्थिक स्थिति क्रांति के पूर्व ही खराब हो चुकी थी और क्रांति की उथल पुथल के कारण और अधिक बिगड़ चुकी थी। उद्योग धंधे चौपट। राज्य के कर नियमित रूप से वसूल नहीं किए जा रहे थे। राज्य की आय में भारी कटौती। नेपोलियन ने आर्थिक दशा में सुधार का प्रयास। सर्वप्रथम उसने सरकारी कर पद्धति में परिवर्तन किया। अब तक करों की वसूली राजकीय संस्थाओं द्वारा की जाती थी। नेपोलियन राजकीय करों की वसूली के लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया, व्यापार वाणिज्य की स्थिति का सुधार। 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। स्वर्ण तथा चांदी के सिक्कों का स्तर निर्धारित किया गया और प्रत्यक्ष करों को कम किया गया। अप्रत्यक्ष कर जैसे कि शराब, नमक, तंबाकू आदि पर को बढ़ा दिया गया। पराजित देशों में फ्रांसीसी सेनाओं का खर्चा वसूला गया। युद्ध का हर्जाना भी लिया जाने लगा। व्यापार की उन्नति के लिए राष्ट्रीय उद्योग समिति का गठन किया गया तथा खाद्य सामग्री की सुव्यवस्थित वितरण पद्धति के संबंध में कई नियम बनाए गए। दशमलव पद्धति को लागू किया गया तथा यातायात के साधनों को सुधारा। इन सब के परिणाम स्वरूप फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफी उन्नत हो गई। नेक्स्ट आता है पोप के साथ समझौता। यद्यपि धर्म के क्षेत्र में नेपोलियन स्वयं तटस्थ, सार्वजनिक जीवन में धर्म के महत्व को समझता था। उसका प्रयोग अपने राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में उसने किया। फ्रांस के अधिकांश निवासी रोमन कैथोलिक। क्रांति के पूर्व रोमन चर्च फ्रांस के राजतंत्र तथा कुलीनों का समर्थक। क्रांति के समय चर्च की संपत्ति तथा भूमि को जब्त कर लिया गया था और पादरियों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। पादरियों को सरकारी कोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई। पादरियों के संविधान के प्रति शपथ लेने के लिए विवश किया गया। अधिकांश पादरियों ने शपथ लेने से इनकार किया। फ्रांस कुछ क्षेत्र में पादरियों के नेतृत्व में हजारों किसानों ने सरकार के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे। काफी रक्तपात। नेपोलियन ने कैथोलिकों का विश्वास जीतने का निश्चय किया। उसका उद्देश्य शुद्ध रूप से राजनीतिक था। राजतंत्र के समर्थकों और पादरियों के गठबंधन को समाप्त करना चाहता था ताकि उसके स्वयं की सत्ता सुदृढ़ बन सके। नेपोलियन को धर्म के प्रति अधिक अनुराग नहीं। वह कहा करता था, मैं मिस्र में मुसलमान हूं और फ्रांस में कैथोलिक। वह अन्य लोगों पर किसी धर्म विशेष को बलात् लादना व्यर्थ समझता था। इसलिए उसने एक समझदार राजनीतिज्ञ की हैसियत से पोप के साथ समझौता करने का निश्चय किया। पोप के साथ समझौता कॉन्ट्रैक्ट
के नाम से प्रसिद्ध समझौते के द्वारा पोप ने क्रांतिकाल में चर्च की जब्त भूमियों पर से अपना अधिकार त्यागा। बदले में नेपोलियन ने कैथोलिक धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया और पादरियों के नाम प्रस्तुत करने का अधिकार सरकार को दिया गया, परंतु उनकी नियुक्ति का अधिकार पोप को सौंपा गया। पादरियों को वेतन राज्य कोष से दिया जाने की व्यवस्था की गई और पादरियों को फ्रांस के संविधान के प्रति भक्ति की शपथ लेने की व्यवस्था रखी गई। निर्वासित पादरियों को जो क्रांति के समय फ्रांस छोड़कर भाग गए थे, उन्हें फ्रांस वापस लौटने की अनुमति मिल गई। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई और क्रांति के कैलेंडर को भी स्थगित कर दिया गया। प्राचीन अवकाश के दिन पुनः प्रचलित हो गए। केवल 14 जुलाई तथा 22 सितंबर प्रजातंत्र के स्थापना दिवस पर अवकाश रखा गया। क्रांति की शेष सभी छुट्टियां बंद कर दी गई। नेपोलियन की धार्मिक नीति से फ्रांस के अधिकांश लोग संतुष्ट, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता मिली, नेपोलियन के समर्थक बन गए। पादरी लोग भी क्रांति के जो विरोधी थे, अब वे नेपोलियन के समर्थक बने और नेपोलियन ने विशुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का प्रयोग किया। उसका कहना था कि राज्य में एक धर्म का होना चाहिए, परंतु उस पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। इस समझौते से फ्रांस के चर्च पर सरकार का नियंत्रण कायम हो गया और अब चर्च राज्य के अधीनस्थ एक संस्था बन गई। डेविड थॉमसन की मान्यता है कि इसके धार्मिक कट्टरता का अंत नहीं हुआ। चर्च के कट्टर विरोधी और धर्मपरायण पादरी अंत तक इसका विरोध करते रहे। इसका मुख्य कारण यह था कि नेपोलियन के धार्मिक समझौते में विरोधी विचारों का मिला जुला तत्व न था, वह विरोधी विचारों के बीच समझौता मात्र था। आज के लेक्चर का टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का प्रारंभिक जीवन नगर